देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों जारी सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर पहली बार देश के संसद में एकजुटता वाला विपक्ष देखने को मिला। दोस्तों विपक्ष इतना ज्यादा एकजुट है कि नरेंद्र मोदी को मेरठ में आकर भाषण देते हुए गिड़गिड़ाकर विपक्ष की एकता को फोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। दोस्तों बताएंगे जब नरेंद्र मोदी दे रहे थे विपक्ष को फोड़ने वाला बयान, वहां पर विपक्ष ने दूसरी ओर मिलकर एकजुट होकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। दोस्तों इसके बाद विपक्ष की एक बड़ी पार्टी के घर पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी दोस्तों जहां पर बीजेपी को छोड़कर एक और गठबंधन का सहयोगी पहुंच गया कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ एफटीन फाइल को लेकर बताएंगे हरदीप पुरी की बेटी को लेकर अब नया बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दांत खट्टे करने वाले इंडिया गठबंधन की एकता के कारण नरेंद्र मोदी की रात की नींद उड़ी हुई है और दिन का चैन उड़ा हुआ है और ये मोदी के बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा और भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर निपट गई। दोस्तों इसके बाद से बीजेपी को पता है कि उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया था तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों हर सीट पर बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार उतारा गया, जिस कारण से बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। दोस्तों कारण वही है कि आखिर विपक्ष कैसे एकजुट हो गया। दोस्तों और इस बार संसद का जब सत्र बुलाया गया था, बजट के सत्र के पहले भाग के अंदर विपक्ष की इतनी बड़ी इतनी तगड़ी एकजुटता थी दोस्तों की विपक्ष ने बीजेपी को हर तरीके से घेरा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा और बाद में एक बार भी चर्चा नहीं हो पाई और अब दूसरे भाग का इंतजार किया जा रहा है। विपक्ष ज्यादातर एसआईआर के मामले को लेकर एकजुटता दिखा रहा था दोस्तों, और उसके बाद राहुल गांधी ने एमएम नरवणे वाला जो मामला उठाया, उसके बाद से तो विपक्ष और ज्यादा एकजुट हो गया। नरेंद्र मोदी को पता है कि एकजुट विपक्ष ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी बयान देते हुए पूरे विपक्ष को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। मोदी भाषण देते हुए कहते हैं कि दिल्ली में जो हुआ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कोई पाप नहीं किया, डीएमके वालों ने कोई पाप नहीं किया, बीएसपी वालों ने कोई पाप नहीं किया, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नेता कांग्रेस पार्टी के बेलगाम नेता ने देश को तबाह करने पर तुले पड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी के बयान से एक बात समझ में आ रही है कि नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन की आपसी एकजुटता को तोड़ने की कोशिश करते हुए अलग अलग पार्टियों का नाम लेते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी को पता है कि अकेले कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक पूरी तरीके से एकजुट कर रखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर राज्य के अंदर है और हर राज्य में छोटी पार्टियों के साथ में या फिर 2-3 राज्यों वाली नेशनल पार्टी के साथ में कुछ ना कुछ संबंध है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को अंततोगत्वा सबको मिलकर हराना है और इसीलिए इसकी एकजुटता नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, और विपक्ष को आपस में फूट डालने की कोशिश करते हुए मोदी का यह बयान आया। हालांकि मोदी के बयान के बीच में महाराष्ट्र से खबर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर एकजुट होते हुए विपक्ष के साथ में मिलकर यह फैसला लिया है कि बीजेपी सरकार के द्वारा बुलाए गए बजट सत्र की पूर्व संध्या पर बैठक का पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। दोस्तों महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरीके से बजट सेशन से पहले महाराष्ट्र में एकजुट है और बीजेपी सरकार जो दुहाई दे रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बजट सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष को बोल रहे हैं कि हमको बजट सेशन अच्छे से चलाना है, तो इस पर इंडिया गठबंधन निशाना साधते हुए कहा कि महायुति सरकार यानी बीजेपी सरकार के अंदर 20 से 25% का कमीशन लोगों से वसूला जा रहा है और टेंडर में जमकर लोगों से कमीशन वसूले जा रहे हैं और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। और बीजेपी वाले सोच रहे थे कि विपक्ष को आपस में फोड़ दिया जाए और अलग अलग लोगों को बुलाया जाता, अलग अलग पार्टी को बुलाया जाता, लेकिन सारी पार्टियों ने मिलकर एक साथ बहिष्कार करते हुए बता दिया कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की जो भाजपा की रणनीति है वो पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ के अंदर बयान देकर विपक्ष की एकता को कमजोर कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र से एकता और ज्यादा मजबूत होने की खबर सामने आती है दोस्तों। ऐसे ही इंडिया गठबंधन तो कमजोर होगा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जरूर कमजोर होता हुआ नजर आने लगा। एक और बड़ी अपडेट आई है जिसमें एआईएडीएमके के साथ मिलकर बीजेपी एक बड़ा गठबंधन का अम्ब्रेला तैयार करना चाहती है दोस्तों, छोटी छोटी पार्टियों को उसमें जोड़ना चाहती है, लेकिन डीएमडीके पार्टी जो इससे पहले एनडीए के साथ में मिलकर बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ी थी दोस्तों, उसने ऐलान कर दिया कि इस बार वो बीजेपी वाले गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और कांग्रेस वाले गठबंधन यानी डीएमके के गठबंधन का हिस्सा बनकर यूपीए गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। यानी डीएमके पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर डीएमडीके पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात करने के लिए डीएमडीके पार्टी के लोग पहुंचे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि विपक्ष अपने स्तर पर पूरी तरीके से एकजुट है। नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयास के बावजूद विपक्ष में कहीं दूर दूर तक आपस में कोई विवाद नहीं है। इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जिसमें
भारत मंडपम के अंदर चल रहे थे इंडिया इंपैक्ट समिट, जहां पर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया दोस्तों, जिसके बाद काफी ज्यादा देश भर के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई और गोदी मीडिया, बीजेपी और पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी को यह बताने में लग गया कि इस तरीके का प्रोटेस्ट, इस तरीके का आंदोलन नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो हरदीप पुरी के इस्तीफे के बिना अपने आंदोलन को कम नहीं करेंगे और अभी भी लगातार कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा का आंदोलन जारी है। ऐसे में हरदीप पुरी का नाम बार बार F3 फाइल के अंदर आने के बाद अब हरदीप पुरी की बेटी हिमानी पुरी को लेकर एक नया बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि हिमानी पुरी की एक कंपनी है रेल्म पार्टनर्स LLC यानी RP LLC नाम की कंपनी है दोस्तों, जिसको जेफरी एफ्टीन के करीबी कारोबारी रॉबर्ट मिलार्ड ने 28 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए की फंडिंग करी। एफ्टीन फाइल के ईमेल में मिलार्ड के द्वारा फंडिंग का जिक्र किया गया है। 2015 में हिमानी पुरी की कंपनी ने करीब 5700 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने का दावा किया। अगर हरदीप पुरी की एफ्टीन फाइल से सिर्फ प्रोफेशनल मुलाकात की बातें, जैसा वो दावा करते हैं कि हमने केवल प्रोफेशनल बातें की थी यानी व्यापार से जुड़े मामले पर चर्चा की थी, तो उनकी बेटी की कंपनी को इतनी बड़ी फंडिंग कैसे मिली, इसका जवाब हरदीप पुरी और बीजेपी वालों को देना चाहिए दोस्तों। कुल मिलाकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बौखलाते हुए विपक्ष को लेकर टारगेट करते हुए बयान दे रहे हैं और विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि हरदीप पुरी वाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है दोस्तों की हो सकता है कि कुछ दिनों में बीजेपी का पहला मंत्री इतने बड़े मामले पर इस्तीफा देता हुआ नजर आए और नरेंद्र मोदी सरकार फिर विपक्ष के सवालों के घेरे में आ जाए। दोस्तों पूरे मामले में आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस जो विरोध कर रहा है उसका मुद्दा एकदम 100% सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें असम के विस्तृत दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली से असम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक मुलाकात को लेकर 10 जनपद पर कई घंटे बातचीत की है दोस्तों। और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है और 2 दिनों के दौरे के बाद लौटने के बाद उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रिपुन बोरा से बातचीत की है और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष प्रद्युत से बात की है। विपक्ष के नेता देवव्रत सेकिया के साथ साथ प्रचार समिति के अध्यक्ष रकीबुल हुसैन से भी राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे में दोस्तों पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट करते हुए एक दिशा के अंदर पार्टी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रियंका गांधी खुद जिम्मेदारी लेकर मैदान में कूदी हुई है, तो असम कांग्रेस में एकजुटता और ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लिखता है साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के अंदर रैपिड रेल के उद्घाटन के लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं दोस्तों। तो संडे को रेल में बैठे हैं, रैपिड रेल में बैठे हैं और यहाँ पर स्कूल से आए हुए बच्चे एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। सवाल इस पूरे मामले पर फिर से उठाया जा रहा है कि आखिर संडे को कौन सा स्कूल खुलता है या बच्चों को अलग से नरेंद्र मोदी के फोटो शूट करवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया है, यानी बच्चों को अलग से जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी बुलाकर कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान किया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा की ओर से निशाना साधा गया दोस्तों। साथ साथ इसी कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी एक और बयान देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। यानी संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जहां पर भाषण देने के लिए आ रहे थे दोस्तों, यानी सदन के अंदर भाषण देने के लिए आ रहे थे और जो उनकी सीट थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद पहुंच जाती है MM नरवणे से जुड़े मामले को लेकर, तो नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए नहीं आते दोस्तों, यानी डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी सदन के अंदर नहीं आए। नरेंद्र मोदी महिला सांसदों से डरते हैं। फिर स्पीकर कहने लगे कि कुछ बुरा हो जाता, यानी स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी के महिला नेत्रियों पर आरोप लगा रहे थे दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करके प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, यानी ज्ञान जरूर दे रहे नरेंद्र मोदी दोस्तों। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जब 26/11 का हमला हुआ था और देश की जनता उस हमले के बारे में इतनी ज्यादा चिंतित थी कि लोग देख रहे थे कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरीके का हो रहा है और कैसे लोगों की जान बचाई जा रही है। और इस बीच नरेंद्र मोदी जहां पर हमला होता है उससे कुछ दूरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे थे। तो इससे ही पता चलता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखा नहीं पाए और जहां पर हमला चल रहा था वहां कुछ दूरी पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और केंद्र सरकार को तुरंत निशाने पर ले रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को कम से कम विपक्ष के लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मोदी के सीट को घेरकर महिला सांसदों से सीट घिरवाकर कोई प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा ये जनता तय करेगी। नरेंद्र मोदी के बोलने या नहीं बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो किस तरीके की गंदी राजनीति करते थे जब वो विपक्ष में थे और अब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, विपक्ष को ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को 26/11 के हमले के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधने पर देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए, वो माफी अभी भी पेंडिंग है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
कांग्रेस पार्टी के विरोध पर नरेंद्र मोदी नंगे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नंगे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का इस्तेमाल किया, क्या उस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने समर्पण किया और जिन्होंने भारतीय किसानों के हितों से सौदा किया। सुप्रिया श्रीनेट सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के अपशब्द के इस्तेमाल करने पर उनको ही पलटवार करते हुए निशाने पर ले रही है। दोस्तों ऐसे में सुप्रिया श्रीनेट ने जो बयान दिया है, क्या इस बात पर आप लोग कुछ राय देना चाहते हैं या फिर कुछ नहीं कहेंगे? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बंगाल के अंदर बीजेपी नेताओं के विरोध का दौर लगातार शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लक्ष्मण गौरी को जनता ने जोरदार तरीके से विरोध करते हुए आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों बीजेपी का पीआर का जो पूरा बलून है वो धीरे धीरे करके बंगाल के अंदर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और यही बड़ा कारण है कि राज्य के अंदर जो बीजेपी के जीते हुए विधायक है दोस्तों, वो जब जनता से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो जनता इन विधायकों से पूछ रही है कि आपने 5 साल हमारे विधायक के तौर पर काम किया, बीजेपी के नाम पर वोट मांगा, आपने कहा कि परिवर्तन कर दो, आपका विकास हो जाएगा, आपने विधायक के तौर पर क्या विकास किया, इसका जवाब दो। तो बीजेपी के नेताओं के पास, ज्यादातर नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों, आनाकानी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसी मामले को उठाते हुए कहा है कि बीजेपी वाले जो पीआर कर रहे हैं बंगाल के चुनाव को लेकर वो पूरी तरीके से गलत है। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता, आम जनता, खासकर जो भाजपा के वर्तमान विधायक है उनको बिल्कुल देखना नहीं चाहती है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 यानी इस साल होने वाले 2-3 महीने के बाद चुनाव को लेकर अपडेट है दोस्तों। पूर्व फुटबॉलर और बशीरहाट दक्षिण के पूर्व विधायक दीपेंदु विश्वास एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। 22 फरवरी को उन्होंने बशीरहाट के जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में औपचारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दीपेंदु विश्वास 2016 से 2021 के बीच में बशीरहाट साउथ से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने की भनक लगते ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय रूप से काम वो नहीं करते थे बाद में, क्योंकि वो दावा करते कि उनको बीजेपी की विचारधारा परेशान कर रही थी, बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका 36 का आंकड़ा शुरू से ही था, क्योंकि सारे लोग जाकर बीजेपी में सही से सेटल नहीं हो सकते दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी कुछ एक नेताओं को, जो विपक्ष नेता आते हैं, उनको बड़े पोस्ट पर पहुंचा देती है और ये ज्यादातर वो नेता होते हैं जिन पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला चल रहा होता है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या फिर असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो। बाकी जो छोटे मोटे विधायक वगैरह आते हैं उनको तो ऐसे ही पार्टी के अंदर गायब कर दिया जाता है। और इन्हीं गायब होती बीजेपी की संस्कृति का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर फुटबॉलर और दक्षिण बशीरहाट के विधायक ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या तृणमूल कांग्रेस राज्य में बीजेपी को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है और ये चैलेंज आने वाले दिनों के अंदर भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी? साथ साथ दोस्तों बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम देखने को मिला, जब ममता बनर्जी एक सियासी दांव चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और राजवंशी समुदाय के प्रमुख नेता अनंत महाराज को राज्य के सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण से सम्मानित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर राज्य सरकार द्वारा शाम में कोलकाता के देश प्रिय पार्क में आयोजित समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ममता के साथ एक मंच पर उनके बगल में बैठे दिखाई दिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने अनंत महाराज सहित राज्य के 9 हस्तियों को बंग विभूषण जबकि 16 लोगों को बंग भूषण सम्मान से सम्मानित किया। और बीजेपी के सांसद को ये सम्मान देना कहीं न कहीं एक रिकॉग्निशन के तौर पर है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को तृणमूल कांग्रेस से जोड़ने का एक प्रयास है। और बीजेपी के सांसद अनंत महाराज वरिष्ठ नेता है और उनको तृणमूल कांग्रेस अपने साथ में लाने के लिए इस तरीके का अवार्ड दे रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कोई भी तरीका नहीं छोड़ेंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए और बीजेपी के लोगों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित किया जाए और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाए। अगर बीजेपी इस बार भी निपट गई दोस्तों तो बैक टू बैक 3 ऐसे चुनाव होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल के अंदर बिखरती हुई नजर आएगी। अब देखना यह है कि अंत में किस तरीके का नतीजा सामने आता है। हालांकि ममता बनर्जी प्रयास भी कर रही है और बीजेपी के बड़े बड़े जो स्थानीय नेता है, बंगाल के नेता है, जिनसे बीजेपी वाले उम्मीद कर रहे होंगे कि वो कुछ बड़ा करेंगे, पार्टी का विस्तार करेंगे, उनको ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के नाम पर अपने साथ में लाकर बंगाल के अंदर वापस से सरकार सुनिश्चित करने का काम कर रही है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह दोस्तों, और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो वीडियो क्लिप है, जिसमें इंटरव्यू के दौरान एबीपी न्यूज के इंटरव्यू के दौरान चित्रा त्रिपाठी द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए ऐसी बात वो बोलते हैं, इससे पता चल रहा है कि बीजेपी के नेताओं को खुली छूट दी गई है कि वो चाहे जब मन करे कानून को अपने हाथ में ले ले। दरअसल दोस्तों चित्रा त्रिपाठी पूछती है कि क्या आपने कभी दुख चलाया है, तो इस पर ब्रजभूषण बोलता है कि हाँ मैंने एक व्यक्ति की हत्या की है। इस पर चित्रा त्रिपाठी पूछती है कि क्या आपको कोई सजा
मिली तो ब्रजभूषण बोलता है कि किस तरीके की सजा मिलती, ये तो दोनों तरीके से लड़ाई हुई थी, यानी दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी, उसमें गोली चलाई गई। और चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि क्या तुम्हें इस बात का खेद है, इस बात का आपको खेद है? तो ब्रजभूषण बोलता है कि नहीं। यानी दोस्तों ब्रजभूषण खुलेआम ऑन कैमरा इंटरव्यू के दौरान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की है, गोली चलाई है, और गोली चलाने के बावजूद इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वो बीजेपी का पूर्व सांसद है दोस्तों, जिस पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। और जब लोगों ने आरोप लगाए, महिलाओं ने आरोप लगाए, खिलाड़ियों ने आरोप लगाए, तब इसके बचाव में एक बड़ा सा ग्रुप सामने आ गया था दोस्तों। यानी पूरी तरीके से जातिवादी मानसिकता के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों को समर्थन मिलता रहता है। आप लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश की मौत के मामले को लेकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 28 फरवरी तक जारी की जाएगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने रविवार को इसकी जानकारी दी है और मुरलीधर मोहोल ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में घटना के एक महीने के भीतर 28 फरवरी को हम लोग रिपोर्ट देंगे, प्रारंभिक रिपोर्ट देंगे। अजित पवार की मौत के मामले पर राज्य सरकार के रुख को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने बजट सत्र से पहले होने वाली पारंपरिक हाई टी पार्टी का बहिष्कार किया दोस्तों। और 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 4 लोगों की बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। शिवसेना यूबीटी के नेता भास्कर जाधव ने कहा कि अजित पवार की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार का स्पष्ट रुख नहीं है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट सत्र से पहले बताया है कि जल्दी 28 फरवरी को रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि बवाल हो जाएगा अगर वो इस बात से इनकार कर देंगे। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि अजित पवार के मौत के मामले पर रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर डील हुआ है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश पूछते हैं दोस्तों। ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जयराम रमेश ने 3 बड़े सीधे सवाल पूछे हैं। अमेरिका और भारत के बीच में हुए व्यापारिक समझौते को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। जब कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से 3 स्पष्ट सवाल पूछे तो उनका कहना है कि 2 फरवरी को हुई एक अहम घोषणा के बाद कई तथ्य सामने आए हैं जिन पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है वो एक तरफा अमेरिका के समर्थन में है, यानी अमेरिका के फायदे में है, और इस पर बीजेपी सरकार ने चुप्पी साध कर रखा हुआ है, जिस कारण से देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन सा दबाव था नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि उन्होंने आनन फानन में इस तरीके का निर्णय लिया है। इसी के साथ में दोस्तों एप्स्टीन फाइल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच में एक और नई बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू उत्साहित नजर आ रहे हैं और नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को होने वाले इजरायल के दौरे को लेकर उत्साह जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है इजरायल के अंदर। नरेंद्र मोदी बड़े दिनों के बाद इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के आने को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई बहुत बड़ा वेपन का डील होने वाला है, यानी हथियार से जुड़ा हुआ कोई बड़ा समझौता होगा, और क्या भारत और ज्यादा इजरायल से हथियार खरीदेगा? क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं? अब जो पूरी घटना देश के अंदर चल रही है दोस्तों, चाहे एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर MM नरवणे वाला मामला हो या फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हरदीपुरी का मामला हो, ये सब के सब मुद्दे पर बीजेपी फंसी पड़ी है। और इस बीच में नरेंद्र मोदी का इजरायल का दौरा हो रहा है, और इजरायल का दौरा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा रस्साकसी चल रही है। ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राज्यसभा की सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में फंस गया पेच। उद्धव ठाकरे यानी उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी में किसका समीकरण सबसे ज्यादा मजबूत है, ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि दोनों पार्टियों में से किसी एक का उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। अब दोनों क्या एक दूसरे को सपोर्ट करके किसी एक को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे, या फिर कोई निर्दलीय मैदान में उतारा जाएगा, या विपक्ष कोई कॉमन उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अभी का जो स्थिति है दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच में रस्साकसी चल रही है। दोनों पार्टियां सोच रही है कि उनका व्यक्ति, उनका उम्मीदवार राज्यसभा में चुनाव जीत कर जाए, राज्यसभा का सांसद बने। अब कांग्रेस पार्टी का भी इस पूरे मामले पर क्या रुख रहेगा दोस्तों, ये भी एक दिलचस्प बात रहेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य असम के अंदर चुनाव होने वाले, कुछ महीने में चुनाव होंगे दोस्तों। ऐसे में उत्तर पूर्व के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर एक नॉर्थ ईस्ट का फेस्ट आयोजित किया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के इस म्यूजिक फेस्ट में बड़ी संख्या में लोग आते हैं दोस्तों। फ्री एंट्री थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और राहुल गांधी यहाँ पर अपने भतीजे रिहान के साथ मौजूद है दोस्तों। उनके साथ में असम में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई भी मौजूद है। गौरव गोगोई, राहुल गांधी और रिहान यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में शामिल होकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सम्मान दिखा रहे हैं। और कल्चरल प्रोग्राम था दोस्तों, भारी संख्या में युवा आए हुए थे, हर तरीके के बैंड आए हुए थे, रॉकस्टार बैंड। और राहुल गांधी ने इस दौरान आम जनता से भी बातचीत की, उनसे हाथ मिलाया दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ऐसे कार्यक्रम में जरूर पहुंच जाते हैं, और उसे कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में मैसेज जाता है कि राहुल गांधी युवा सोच के नेता है, और जिस तरीके से युवा कंसर्ट, म्यूजिक, इन सब माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ते हैं, राहुल गांधी इन सारी चीजों में जाना पसंद करते हैं। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और राहुल गांधी आ रहे थे तभी कहीं उनका बैनर पोस्टर नहीं लगा हुआ था, तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वो बैनर से पूरे स्टेडियम को भर नहीं देते, जैसा
कि आप लोग जानते हैं कि एक नेता करता है जब भी कोई कार्यक्रम होता है दोस्तों, उस कार्यक्रम में सारी फोटो हट जाती है, केवल एक ही नेता की फोटो नजर आती है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में गए लेकिन फोटो राहुल गांधी की कहीं दूर दूर तक नहीं थी। अचानक से पहुंचते हैं, सरप्राइज देते हैं लोगों को दोस्तों। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मोल्ला ने कहा कि शनिवार रात को उनके काफिले के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके काफिले पर देशी बम से अटैक किया गया और इस हमले में तृणमूल कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। शौकत मोल्ला कैनिंग ईस्ट सीट से विधायक है। उन्होंने कहा कि ISF के लोग जानबूझकर मेरे ऊपर हमला करके मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पिछली बार इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इंडियन सेकुलर फ्रंट ने चुनाव लड़ा था, ISF ने, और लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर पाए। खासकर यूं कहिए कि तृणमूल कांग्रेस के जो मुस्लिम वोटर हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश की गई, उनको विभाजित करने की कोशिश की गई ISF के द्वारा, लेकिन ISF को मुस्लिम समर्थन नहीं मिला दोस्तों, जिसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर चुनाव हार गई। अगर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाते, विभाजित हो जाते तो इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता और लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के साथ में ISF का गठबंधन शायद इसीलिए बनाता। लेकिन आज TMC के नेता के ऊपर हुए हमले के मामले को लेकर गंभीर सवाल और ज्यादा बनते हैं। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।